अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है ना वो क्या है, यूनिट वेक्टर इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम था। ठीक है, अब हम इस तरह इसको डील कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जिस तरह हम पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पढ़ते थे ना, पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ते थे, और हम क्या पढ़ते थे कि जो हमारे पास दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते थे ना उनके बारे में हम पढ़ते थे। इसी तरह ये भी हमारे पास एक जो टाइप है वो किसकी है, टाइप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की। तो इसको मैं अगर लिखूं कि हमारे पास हमने क्या कंसीडर किया था कि ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट थे ना मेरे पास, एक्स उसको हमने u1 u2 u3 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। इसी तरह ये जो हमारे पास था y, इसको u1 u2 u3 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, और इसी तरह जो z हमारे पास था उसका हमने उसकी फॉर्म में क्या किया, एक्सप्रेस किया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं ना हमारे पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में वो क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर हम सिंपली अगर जो वेक्टर्स है ना उसमें डिफाइन करते हैं ना, तो ये ए है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर ये कोई वेक्टर था तो ये वेक्टर ए आ जाएगा, और नीचे इस ए का क्या होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाता है ये। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको इधर डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो अब इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास लेट आर एक्स आई वाई जे प्लस जी के, आर हमारे पास जो होते हैं ना पोजीशन वेक्टर, उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई प्लस सी, एक्स आई वाई जे प्लस सी के। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हो गया किस चीज का, ऑफ पॉइंट पी। ऊपर फिगर में हमें नजर आ रहा है कि जो पॉइंट हमारे पास ये पी है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, पोजीशन वेक्टर किधर से हम लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं, ऐसे ही ना। ये मेरे पास अगर पॉइंट ओ है, देखिए हम किन किन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं, हमारे पास ये एक्स, ये वाई और ऊपर सी है। तो ये जो पॉइंट पी हम कोई लेते हैं एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट में, याद रखना हम ले रहे हैं ना, तो इसको ये हमारे पास पॉइंट ओ है, ओरिजिन एक्स वाई सी का, और इसका हम पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं किससे, ये जो पॉइंट पी है इससे ले रहे हैं। तो हमारे पास जो उसका रिजल्टेंट हम जिस तरह फाइंड करते थे वो क्या होगा, हमारे पास आर के इक्वल होगा, और इसका वो तो हो गया। लेकिन ये जो आर पोजीशन वेक्टर है ना इस पी पॉइंट का, ओ से वो हमारे पास ये है, देन वन कैन बी रिटन, वन कौन सी थी हमारे पास, ये वाली जो इक्वेशन थी जिसको हमने अभी इधर लिखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू आर u1 u2 और u3। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि देखिए हमारे पास ये x था ना, ये x u1 u2 u3, y u1 u2 u3, और जो c है वो भी u1 u2 u3 की फॉर्म में था। इसका मतलब ये जो इनका सम है x y j, वो भी क्या होगा हमारे पास, किसका फंक्शन होगा, u1 u2 u3 का, और उस सम को हम क्या बोलते हैं, r का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया ना। इसका मतलब सिर्फ यही है कि x जो है वो फंक्शन है उसी का, y उसका फंक्शन है तीनों का, और z जो है u1 u2 u3 का फंक्शन है। इसका मतलब ये हमारे पास जो r है उन सब का सम वो भी किसका फंक्शन है, u1 u2 और जो हमारे पास u3 है उसका फंक्शन होगा। ठीक है, ओके। अब ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई इतने तक। A tangent vector to the u1 curve at p, u1 कर्व ये हमारे पास ऊपर वाली है ना,
इस पे एक टेंजेंट वेक्टर ये हमारे पास इस तरह अगर ड्रा करें, सिंपली याद रखना है टेंजेंट की डेफिनेशन हमने 2-3 डेफिनेशन देखी थी, वो हमारे पास ये, अगर इसको मैं थोड़ा सा m लिखते हैं इज इक्वल टू स्लोप, हम इसको ले सकते हैं इज इक्वल टू, हम इसको y ओवर x ले सकते हैं इज इक्वल टू, हम इसको ले सकते हैं डेल y ओवर चेंज इन y ओवर चेंज इन x ले सकते हैं इसको, और इसी को हम ले सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर क्या ले सकते हैं x2 माइनस x1 ले सकते हैं, और इसी को हम क्या ले सकते हैं dy ओवर dx भी ले सकते हैं, और इसी को हम टेंजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इस u1 पे जो टेंजेंट होगा ना उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पार्शियल r ओवर पार्शियल किसका नाम दे दिया हमने, इसको u1 का नाम दे दिया। ठीक है, देन यूनिट, अब देखें ये हमारे पास टेंजेंट ये है ना, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था वेक्टर ऐसे ही ना, ये टेंजेंट वेक्टर है ये वाला। देखें अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं ना, ये हमारे पास कर्व जो है ना u1 कर्व हमारे पास इधर थी, ये इस पे मैं ये टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ये वाला इस तरह टेंजेंट, या हम इस पॉइंट P पे भी टेंजेंट अगर ड्रा करना चाहें तो इस तरह कुछ हमारे पास होगा टेंजेंट। ठीक है, अब वो टेंजेंट हमारे पास देखें, ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर था ना, ये O से P तक, तो हमारे पास ये इस पे टेंजेंट ड्रा किया, तो वो हमारे पास टेंजेंट की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी ना हमारे पास, इसका मतलब वो वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उसका हमने पार्शियल r और पार्शियल u1 के ऊपर है तो पार्शियल r और पार्शियल u1 होगा। तो अब ये वेक्टर आ गया ना, तो इस डेफिनेशन को अगर हम अप्लाई करें और यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये देखें E1 से हम इसको शो कर देते हैं यूनिट वेक्टर को, तो वो हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर लिखा ऊपर हमने और उसके नीचे डिवाइड में हमने उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, E1 हो गया, मतलब यूनिट वेक्टर पहला हो गया हमारे पास। अच्छा, अब सो दैट, अच्छा उसने अब क्या किया, ये जो पार्शियल r और पार्शियल u1 है ना, अगर इसका जवाब हमारे पास h1 हो, देखें ये वाला, अगर उसका जवाब h1 हो उतना भी ठीक है, लेकिन आगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर इसका जवाब या इसकी वैल्यू जो है वो h1 हो ना, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी E1 और ये पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 डिवाइड बाय क्या होगा, h1 हो जाएगा। अभी h1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके E1 से ज़रब कर जाएगा, तो हमारे पास बाकी जो एक्सप्रेशन रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह रह जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये उसने सिर्फ कौन सी कर्व के लिए किया, u1 कर्व के लिए किया। अगर हम इसको बाकी जो तमाम कर्व है ना उसके लिए करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए जिस तरह उसने किया था, ये u1 के लिए पार्शियल r और पार्शियल u1 आया, u2 के लिए करेंगे तो हमारे पास पार्शियल r और पार्शियल u2 हो जाएगा। उसको मज़ीद इसी तरह e2 करेंगे तो पार्शियल r और पार्शियल u2 डिवाइड बाय पार्शियल r और पार्शियल u2 का हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। अब इस मॉड को हमने h1 का नाम दिया था ना, तो h2 के मॉड को हम इस पार्शियल r और पार्शियल u2 के मॉड को हम h2 का नाम देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा कि पार्शियल r और पार्शियल u2 किसके बुलाया दिया गया, हमारे पास h2 e2
इसी तरह जो पार्शियल आर और पार्शियल u3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, h3 e3 के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें चल गया पता है कि ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, एक ये पार्शियल आर और पार्शियल u1, और हमारे पास अच्छा अगर हमसे कोई पूछे ना कि जो u1 कर्व है उसका टेंजेंट क्या होगा तो उसकी वैल्यू ये होगी। अभी ऊपर हमने टेंजेंट की डेफिनेशंस लिखी थी क्या होती हैं। इसी तरह कोई हमसे पूछे u2 कर्व जो है ना कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में ये वाली, इसका टेंजेंट क्या होगा तो उसकी ये वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई पूछे u3 पे टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी तो ये हमारे पास उसका आंसर ये होगा। ठीक है, अच्छा अब जो क्वांटिटीज हमने h1 लिया था, h2 और h3 लिया था ना, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर्स बोलते हैं। ये याद रखना है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है ना कि डिफाइन स्केल फैक्टर्स, तो हमारे पास उसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी कि जो हमारे पास h1, h2 और h3 है, अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो हम सिंपली बता देंगे जो h1 है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, और इसी तरह हमारे पास जो h2 है वो इसके इक्वल हो गया, और h3 ये हमारे पास इसके इक्वल हो। अच्छा अब जो हमारे पास अगर h1, h2, h3 जो स्केल फैक्टर है ना, इनकी वैल्यूज अगर पूछी जाए तो हमारे पास ये होगी पार्शियल r ओवर पार्शियल u1। इसी तरह अगर हमसे पूछी जाती है h2 की वैल्यू तो पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 होगी। इसी तरह h3 की वैल्यू हमारे पास ये होगी। इनको हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। और अगर ये पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर्स, तो हम क्या बताएंगे कि यूनिट वेक्टर हमारे पास जो e1 है, e2 है और e3 है, इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। अब द यूनिट वेक्टर e1, e2, e3 आर इन द डायरेक्शंस ऑफ इंक्रीजिंग u1, u2 एंड u3। जिस तरह हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना एक्स वाई जी, उसमें ये आई होता है, जे होता है और ये क्या होता है, नीचे वाला के होता है ना, उसी तरह ये भी हमारे पास e1, e2, e3 यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। जो हमारे पास ये हमने कर्व ली थे इस टाइप की, तो ये मतलब e1 आ जाएगा, e2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, e3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उससे आगे हमारे पास क्या होगा, सिंस जो हमारे पास डेल्टा u1 है इज द वेक्टर एट p नॉर्मल टू द सरफेस u1 इज इक्वल टू c1, और इसी तरह हमारे पास अ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इज गिवन। अच्छा अब हम देखते हैं कि जो सेकंड टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर है हमारे पास वो क्या होगी, और उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, e1 कैपिटल, e2 और e3 का नाम देंगे। उससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, e1 था, e2 था और क्या था, e3 था। अब हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा। अब देखें सिंपली उसने क्या लिखा था हमारे पास कि सिंस डेल्टा u1 इज अ वेक्टर एट p नॉर्मल टू द सरफेस u1। अच्छा अब हम नॉर्मल पे आ जाते हैं, और नॉर्मल को हम इस चीज़ से शो करेंगे डेल्टा u1 से, ये याद रखना है। ठीक है, इसकी फिगर से पहले देख लेते हैं। पहले नंबर पे ये देखें हमारे पास जो कर्व थी u2, कर्व थी u1 और ये कर्व थी u3। इस पे अगर कोई टेंजेंट ड्रा करें उसको हमने पार्शियल r ओवर पार्शियल
u1 का नाम दिया था, अगर u1 पे है, u2 पे है तो पार्शियल r और पार्शियल u2 का नाम दिया था, अगर u3 पे है तो पार्शियल r और पार्शियल u3 का उसको हमने क्या दिया था, नाम दिया था। अच्छा, अब इस पे जो u1 पे जो यूनिट वेक्टर था वो e1 था, e2 था और e3 था। ये किसका यूनिट वेक्टर होता है, टेंजेंट का। ठीक है, अब जब टेंजेंट होता है हमारे पास एक नॉर्मल भी होता है। तो देखें हमारे पास जो u1 कर्व है ना, ये कोऑर्डिनेट भी है, u1 कोऑर्डिनेट इसको कह सकते हैं, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट का। इसके जो नॉर्मल सरफेस है वो हमारे पास ये होगी, जिस तरह ये हमारे पास कोई है ना, ये हम फ्लोर कह सकते हैं, तो ये इसका क्या होगा, हमारे पास नॉर्मल होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये नॉर्मल सरफेस है, तो इस नॉर्मल सरफेस को हमने डेल्टा u1 का नाम दिया है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, डेल्टा u1 ओवर डेल्टा u1 का हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने इस पे क्या अप्लाई किया है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन अप्लाई की है। अब ये नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर है ना, हम उसको कैपिटल ई से शो करते हैं। अगर टेंजेंट का था उसको हमने जो हमारे पास स्मॉल e1 उससे शो किया था। अब देखें तो e1 हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा u1 और डेल्टा u2 का मैग्नीट्यूड। इसी तरह हमारे पास e2 जो है वो क्या आएगा, डेल्टा u2 ओवर डेल्टा u2 का मैग्नीट्यूड। इसी तरह e3 जो है हमारे पास, e3 क्या होगा, ये देखिए u1 कर्व पे नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, u2 कर्व पे नॉर्मल का यूनिट वेक्टर और u3 कर्व पे हमारे पास नॉर्मल का यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब ये हमने c1 c2 जो कर्व है उस पे इसका जो यूनिट वेक्टर है वो फाइंड कर लिया। तो अब हमें जाके चला पता कि ये e1 e2 और e3 कैपिटल, और जो हमारे पास स्मॉल e1 e2 e3 है, इन दोनों में डिफरेंस हमारे पास क्या होगा और इनकी वैल्यूज हम आपस में जो फाइंड करना चाह रहे हैं वो हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो अब देखें वो एक्सप्लेन करेगा कि हमारे पास जो 10 8 पॉइंट P ऑफ द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर एक्सिस्ट इन जनरल टू सेट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अब कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट ये जो हमारे पास है ना, इसमें हमारे पास कितनी टाइप के यूनिट वेक्टर आ रहे हैं, वो कह रहा है 2 टाइप के। एक टेंजेंट के जो आ रहे थे e1 e2 e3 टेंजेंट टू दी कोऑर्डिनेट कर्व, एंड e1 e2 e3 हमारे पास वो क्या है, नॉर्मल टू दी कोऑर्डिनेट सरफेस। ये जो हमारे पास फिगर में उसने बयान किया। ठीक है, अच्छा, दी सेट्स बिकम आइडेंटिकल इफ एंड ओनली इफ। अब ये जो दो हैं ये आपस में सेम कब होंगे, जब जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। मतलब इन दोनों ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास, ये 1 2 3, इनके दरमियान एंगल हमारे पास 90 बन रहे हैं ना, तो हमारे पास ये भी 90 और ये भी 90 अगर बन रहे हैं ना, तो ये हमारे पास जो e1 है वो e1 के इक्वल होगा कैपिटल स्मॉल e2 कैपिटल e2 के, और स्मॉल e3 जो है कैपिटल e3 के इक्वल होगा। कब, ये याद रखना, जब कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है ना सरफेसेस, उनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ऑर्थोगोनल पहले हमने डिफाइन किया था कि अगर वो आपस में रेक्टेंगुलर बना रही हो ना, तो हमारे पास राइट एंगल बना रही हो तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, अच्छा, उससे आगे हम देखते हैं कि हमारे पास बोथ सेट्स आर एनालोगस टू दी ijk यूनिट वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बट आर अनलाइक देम इन दैट दे मे चेंज डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें, जिस तरह हम वो ijk xyz कोऑर्डिनेट में लेते थे ना, उसी तरह ये भी हमारे पास क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर ही हैं। ठीक है, और इनमें स्मॉल डिफरेंस होगा। इट कैन बी शोन फिगर 15 जो हमारे पास प्रॉब्लम 15 सॉरी, दैट सेट्स जो पार्शियल आर और पार्शियल u1 है, पार्शियल आर और पार्शियल u2 है, पार्शियल आर और पार्शियल u3 हमारे पास है, एंड डेल्टा u1 डेल्टा u2 एंड डेल्टा u3 कंस्टिट्यूट रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो
इन दोनों की हमारे पास प्रोडक्ट होगा ना। ये देखिए प्रॉब्लम 15 हमारे पास ये वाला है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो है और ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर को बनाते हैं। सिंपली क्या बात होगी, देखिए पी और क्यू, अगर पी क्यू के बराबर है ना, मतलब इधर 1 है तो ये भी 1 है, तो जवाब 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट जो उनका है। और इसी तरह हमारे पास अगर जो ये 1 है और ये 2 है तो इनके दरमियान एंगल 90 का होगा, तो cos 90 0 होता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम अपने वो जो पीछे क्वेश्चंस हैं उन पे आते हैं कि जो हम देख रहे थे उसको। अच्छा, ये कंस्टिट्यूट रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर मतलब क्या है कि अगर पहले को पहले से ज़रब करें तो जवाब 1 आएगा, मतलब उनके दरमियान एंगल 0 होगा, पैरेलल होंगे ना, तो cos 0 जो हमारे पास है वो 1 होता है। तो अगर इन दोनों का ये 1 वाले का मैं दूसरे के साथ या तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो वो 0 आएगा। इसी तरह 2 वाले का मैं 2 वाले के अलावा किसी से भी करता हूँ ना प्रोडक्ट, तो हमारे पास 0 आएगा। सेम का सेम के साथ क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। अच्छा, a vector A can be represented in term of unit base vector e1 e2 e3 और e1 e2 e3। अब A हमारे पास कोई वेक्टर है ना, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सेम उसी तरह है जिस तरह हम जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, उसमें जो वेक्टर है उसको लिखते हैं। ये अभी हमने ऊपर देखा था, ये देखें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस तरह हम लिखते हैं। तो अभी इसी तरह वो इसमें आई, जे और के जो है यूनिट वेक्टर होते हैं। अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी तो हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं ना, तो हम वेक्टर को उन कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह ए आई लिखते थे, बी जे लिखते थे, ए के लिखते थे, इसी तरह हम या इसको इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा, जिसमें ए आई A1 A2 A3 और A1 A2 A3 आर दी रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए इन इच सिस्टम। ये हमारे पास जिस तरह जो वेक्टर के आई कंपोनेंट होता है, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट होता है, इसको शो करते हैं। वी कैन आल्सो प्रेजेंट ए इन टर्म्स ऑफ द बेस वेक्टर्स पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1 पार्शियल आर ओवर पार्शियल U2 पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर U3। इसी तरह हमारे पास ये जो डेल्टा U1 डेल्टा U2 ये 3 थे, आर कॉल्ड यूनिटरी बेस वेक्टर्स। इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी बेस वेक्टर बोलते हैं, बट आर नॉट यूनिट वेक्टर्स इन जनरल। अब देखें ये यूनिट वेक्टर हमारे पास नहीं होंगे, ये वाले जो है ना, क्यों नहीं होंगे, देखिए यूनिट वेक्टर तो हमारे पास होता है ये वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। अब इसमें उसका मैग्नीट्यूड तो हम नहीं ले रहे हैं ना, तो इसको हम सिर्फ क्या बोलेंगे, यूनिटरी बेस वेक्टर्स बोलेंगे, हम इसको यूनिट वेक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ये फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू C1 पार्शियल और पार्शियल U1 प्लस C2 C3, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर इस फॉर्म में लिखे ना, तो ये हमारे पास ये वाला, इसको अगर उसने इसको अल्फ़ा का नाम दे दिया, इसको बीटा का, इसको गैमा का नाम, इसी तरह इसने इसको बीटा 1 बीटा 2 का नाम दे दिया और बीटा 3 का, इसको अल्फ़ा 1 का अल्फ़ा 2 का और अल्फ़ा 3 का नाम दे दिया। इसमें जो C1 C2 C3 हैं वो क्या है, हमारे पास कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ ए होंगे, एंड C1 C2 C3 आर कॉल्ड कोवेरिएंट कंपोनेंट ऑफ ए होंगे। अब हम देखते हैं कि कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट और कोवेरिएंट कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा, जो ये हमारे पास कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट कंपोनेंट है ना, उसको हम देखेंगे डिटेल में, उसको देखेंगे वेक्टर में उसको किस तरह हम शो करते हैं, और जो टेंसर है उसमें उसको किस तरह हम शो करेंगे। ठीक है, तो उसको हम जो है सेपरेट देखेंगे, उसके एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह हम उसको डील करेंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्या देखा
कि यूनिट वेक्टर्स हमारे पास जो हैं वो क्या होते हैं और उसको हम किस तरह डील करते हैं। तो फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे कोवेरिएंट, कंट्रावेरिएंट और इसके बारे में वेक्टर की मज़ीद जो हमारे पास टॉपिक्स होंगे उनको हम देखेंगे।